जब हम औरंगजेब का शासनकाल पढ़ते हैं तो औरंगजेब ने अपनी सत्ता के चलाने में धार्मिक कट्टरता पर विशेष बल दिया। उसने जजिया कर फिर से लगाया, फिर से तीर्थ यात्रा कर लगाया, धर्म परिवर्तन की प्रथाएं बढ़ गई, राजपूतों के साथ में मेल मिलाप का जो संबंध था वो कमजोर पड़ गया, शासन के अंदर दमन की नीति पर बल दिया जाने लगा। यहां तक कि अपने 50 वर्ष के शासन काल में 25 साल तो केवल उसने निकाल दिया दक्कन की समस्या सुलझाने में। दक्कन मतलब महाराष्ट्र, मराठा, शिवाजी, जिनकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, इनको सुलझाने में, इनको नियंत्रित करने में लगा दिया। और सबसे दुखद बात यह रही औरंगजेब की और सबसे सुखद बात रही अकबर की कि अकबर ने जहां साम्राज्य का निर्माण करने में बल दिया, उतना ही उसने अपने उत्तराधिकारियों का भी निर्माण किया। और यही कारण है कि अकबर के सत्ता में, चूंकि उसका जो बेटा था सलीम या जहांगीर, अकबर का निजी इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि अकबर के घर में जब बच्चे का जन्म होता था तो जल्दी जल्दी उनका देहांत हो जाता। एक ऐसी भी स्थिति अकबर के जीवन में आई कि अकबर को लगा कि लगता है मेरा कोई पुत्र ऐसा नहीं होगा जो मेरा उत्तराधिकारी बन सके। यही कारण है कि अकबर लाल लश्कर के साथ आगरा से फतेहपुर सीकरी, लगभग 36 किलोमीटर दूर है आगरा से फतेहपुर सीकरी, वहां वो नंगे पैर गया है। और वहां जाकर के उसने उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे, उनसे जाकर के उसने मन्नत मांगा है, आग्रह किया है, और उन्हीं के मन्नत और आग्रह से इसके बेटे का जन्म हुआ था। और यही कारण है कि अकबर ने अपने बेटे का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था, और खुद भी उसको शेखू बाबा कहता था। शेख सलीम चिश्ती तो शेखू बाबा। अब अभी 6-7 साल का हुआ है सलीम, जो बाद में जहांगीर बनेगा। तो बाबर के जमाने से एक तराजू रखा हुआ था जिसको खानदानी तैमूरिया तराजू कहते थे। वो तराजू इसलिए था, न्याय का प्रतीक था, कि दरबार में अगर कोई मुगल बादशाह कोई निर्णय लेते और उसमें उनको सही गलत का डिसीजन नहीं समझ में आता तो एक इंस्पिरेशन के तौर पर तराजू के सामने आके खड़े हो जाते और वहां उनके विवेक में, मन में जो विचार आता उसी को जाकर के दरबार में निर्णय सुना देते। एक परंपरा बनी हुई थी। एक विकट परिस्थिति में जब लगे कि एकदम कोई संकेत नहीं मिल रहा कि इसमें दोषी कौन है और निर्दोष कौन है, एक तो वैसे ही दरबार से बड़े तनाव में अकबर आ रहा था, देखा तो जिस तराजू को कोई छूता नहीं था, इतना वो पवित्र और इतना वो महत्वपूर्ण माना जाता था, उस तराजू के एक पलड़े पर बैठ करके सलीम 7 साल की उम्र में शराब पी रहा था। ठीक, और गिलास में नहीं, पूरा बोतल। ठीक है। अब अकबर और साथ में मान सिंह, अकबर ने देखा, उसको लगा कि क्योंकि अकबर का एक बेटा जिसका नाम मुराद था वो शराब पीने से मर चुका था, तो अकबर को लगता है कि फिर वही रास्ता पकड़ लिया। 2-4 झापड़ लगाया सलीम को अकबर ने और कहा कि सलीम के लिए मान सिंह से कि इसको ले जाओ और हिंदुस्तान के सबसे तपते रेगिस्तान में इसका पालन पोषण करो। अगर ये तपते रेगिस्तान में रहते हुए कुछ सीख लिया, योग्य बन गया, लायक हो गया, तो मैं इसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन अगर इसने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया और वहां पर अगर इसने सर टकरा टकरा करके अपनी जान दे दी तो भी ठीक है, और अगर बच गया और आदत में सुधार नहीं करेगा तो भी मैं इसको अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। और इस तरह से मान सिंह लेकर के चले गए सलीम को और ले जाकर के पालन पोषण किया जैसलमेर में। और आप जानते हैं जैसलमेर आज भी हिंदुस्तान का सबसे गर्म क्षेत्र है। और वहां पर बीच बीच में सलीम बड़ा होता रहा, सूचना आती रही, छोटे मोटे अभियान पर भी जाता था, तो उसके बारे में था कि भाई चलो कुछ योग्य हो रहा है। 18-19 साल का हुआ, कहीं 21 साल लिखा है, कहीं 17 साल, कहीं 19 साल। अब लाल लश्कर के साथ वो पहुंचता है आगरा। समझ सकते हैं, एक बेटा है, ठीक, उत्तराधिकारी बनने की संभावना है, मुगल वंश का वारिस है, कितना सम्मान होगा।
अब जब ये पहुंचा तो अकबर ने गुप्तचर लगाया कि भाई जरा पता करो कि किस प्रकार का स्वभाव है इसका, उदार है, क्रूर है, दार्शनिक है, चिंतन में मन लगता है, अर्थात आखिर इसकी मूल योग्यता क्या है, ताकि जिस चीज की कमी होगी उस तरह का प्रशिक्षण दे करके इसको शासक बनने की योग्यता दी जाएगी। अब सारे गए दरबारी गुप्तचर सब पता करने के लिए इधर उधर। जो गुप्तचर थे, जो सही में सूचना लाने के लिए जिम्मेदार बनाए गए थे, वो जब पूरी जानकारी लेकर के आए तो उन्होंने कहा हुजूर बाकी तो मालूम नहीं, लेकिन एक अनारकली का प्रसंग है। तो अकबर को लगा कि अनारकली कौन है? अनारकली तो लोगों ने बताया कि अनारकली एक नृत्यांगना है, गायिका है, और सलीम का उसके साथ कुछ नजदीकी रिश्ता है। ठीक, तो ऐसे स्थिति में अकबर ने कहा कि चूंकि पहले बहुत सारे शासन में षड्यंत्र की भी खबरें लाई जाती थी, भड़काया भी जाता था बादशाहों को, तो अकबर को था कि आखिर कैसे पता चलेगा कि जो सच्चाई बताई जा रही है वो सच्चाई है भी। अब इस तरह से अनारकली के नृत्य और गाने का कार्यक्रम रखा गया। अकबर ने आदेश दिया। अब एक तरफ सलीम, बीच में अकबर, और एक तरफ सलीम की मां हरखाबाई, जिनको जोधाबाई भी कहा गया इतिहास में। अब कार्यक्रम शुरू हुआ। कभी अकबर सलीम को देखे, कभी अनारकली को देखे। धीरे धीरे उसको भरोसा हो गया कि जो सूचना दी गई है हमें वो सूचना सही है। अब उसको लगा कि तो फिर बिखर गया मामला। अकबर ने, चूंकि उस समय एक प्रोटोकॉल होता था दरबार का, तखलियत। तखलियत माने एकांत। जब बादशाह कोई गंभीर संकट हो तो एकांत कहने का मतलब है कि उसको छोड़ करके दरबार के सारे लोग चले जाएंगे। उसने तुरंत आदेश दिया अनारकली को गिरफ्तार कर लिया जाए। तखलियत, तो जोधाबाई, बाकी और जितने लोग थे सब लोग चले गए, अनारकली गिरफ्तार हो गई। लेकिन सलीम वहां पर मौजूद था। अकबर ने सलीम को कहा तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा प्रेजेंस नाफरमानी की दलील है। मतलब तुम यहां मौजूद हो और मैंने जब तखलियत कह दिया है तो तुम यहां खड़े हो, इसका मतलब मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो, नाफरमानी की दलील है। सलीम ने कहा कि मेरी आंखों के सामने अनारकली गिरफ्तार कर ली गई और मैं कुछ कर नहीं सका। अकबर ने कहा तुम कर भी क्या सकते थे? ठीक, अकबर ने कहा तुम कर भी क्या सकते थे? और जो बात अकबर ने कहा, अकबर ने कहा कि क्या चाहते हो? मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैर का पाजेब बनाना चाहते हो? कि मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। और वो जाता है कैद खाने में और जाकर के अनारकली से मिलता है और कहता है अकबर सलीम से, अनारकली से कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, तय कर लो तुमको क्या करना है। अकबर और सलीम के बीच में भयंकर संघर्ष रहा है। सलीम अकबर के जीवन काल में ही, मुगल काल में अकबर के समय का सबसे बड़ा किला था इलाहाबाद का किला, सबसे बड़ा किला। लेकिन इलाहाबाद के किले का इतिहास बहुत कम लिखा गया है इतिहास में। कारण यह था क्योंकि सलीम वहीं रहता था। ठीक, और उसने अकबर के जीवन काल में ही मकराना राजस्थान से ग्रेनाइट पत्थर का सिंहासन मंगवा करके अपना राज्याभिषेक करवा दिया था। अभी वो सिंहासन आगरे के किले की छत पर रखा हुआ है। अकबर को जब पता चला कि ये
लगातार बगावत कर रहा है, तो अकबर ने हमला कर दिया इसके ऊपर। तारीख देकर इसको था कि बाप है, कैसे हमला करेगा। युद्ध के मैदान में बुरी तरह से इसको पराजित किया और घसीट करके इसको ले आया और कहा कि दरबार में माफी मांगो कि तुमने मुगल शासन के खिलाफ बगावत किया है और तुमने वो हिम्मत किया है जिसकी माफी नहीं है। अब कैद खाने में था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, आया, लगा अकबर को कि ये सब कठोरता से संभल जाएगा, नहीं करेगा। आया और भड़क के बोला, कहा कि तुमको क्या लगता है, बाप से कह रहा है, मेरा दिल हिंदुस्तान है जिस पर तुम्हारी हुकूमत चलेगी। और कहा कि मैं कतई माफी नहीं मांगूंगा। अकबर ने कहा, ले जाओ तोप के सामने इसको बांध दो, उड़ा दो तोप से इसे। फिर बाद में दरबार के लोगों ने कहा कि हुजूर ये कही है, ठीक। मतलब सलीम को अकबर ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उसको मनमानेपन की तरफ जाने नहीं दिया। और यही कारण है कि अकबर के मरने के बाद मुगल साम्राज्य जहांगीर या सलीम के काल में भी लगभग उसी तरह बना रहा। यह अलग बात है कि मुगल साम्राज्य में 1 इंच जमीन नहीं जोड़ा उसने, बट यह भी सत्य है कि घटने भी नहीं दिया, क्योंकि 15 प्रांत अकबर के समय था, 3 प्रांत शाहजहां ने जोड़े तो 18 हुआ, और 3 प्रांत औरंगजेब ने जोड़ा तो 21 प्रांत हुआ। तो मुगल साम्राज्य में टोटल अंतिम समय तक 21 प्रांत थे जो उनके हुकूमत में थे। अब जरा औरंगजेब की कहानी सुनिए। औरंगजेब के 50 वर्ष के शासन काल में 25 साल उसने केवल व्यतीत कर दिया दक्कन की समस्या सुलझाने में। इतना समस्या सुलझाने में व्यस्त रहा कि उसको अपने बेटों की शकल सूरत याद नहीं रहती थी। एक बार दिल्ली आया और उसके सामने से कुछ बच्चे गुजारे गए। इसने पूछा अपने वजीर से कि ये कौन जा रहे हैं। उसने कहा, हुजूर आपके साहबजादे हैं, मतलब आपके बच्चे हैं, बेटे हैं ये। बोला फिर से बुलाओ। और एक एक की शकल सूरत ध्यान से देखा और उसमें एक बेटे को कहा कि भविष्य मेरे खिलाफ बगावत करेगा, तत्काल इसको जेल में डालो, ठीक। और वो जेल में गया, उसका पता ही नहीं चला कि उसका जीवन कहां गया। समझ में आ रहा कुछ। और औरंगजेब साम्राज्य विस्तार में नो डाउट बहुत बड़ा क्षेत्र था उसका, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि एक तो नीतियां कट्टर अपनाया, उदारता की प्रवृत्ति का त्याग किया, समन्वय की नीति छोड़ दिया उसने, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि साम्राज्य का विस्तार तो किया उसने, लेकिन योग्य उत्तराधिकारी का निर्माण नहीं किया। और यही कारण है कि मुगल साम्राज्य के पतन में एक भूमिका औरंगजेब की भी और कमजोर उत्तराधिकारी की भी मानी गई। मनसबदारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मनसबदारी मुगल काल में किसी को जब पद दिया जाता था तो उसको मनसबदार कहते थे। छोटे पद, बड़े पद, तो मनसबदारी में भी कई प्रकार की कमी आ गई थी। लोग एक बार मनसबदार बनते जवानी में तो उनको बुढ़ापे में जाकर के जागीर मिलती, जागीर समझते हैं, वेतन के बदले जो क्षेत्र मिलता था, क्योंकि पहले कैश तो मिलता नहीं था। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपको ऐसा एरिया मिल जाएगा जिसका रेवेन्यू 1 लाख से कम ना हो, कम से कम 1 लाख से ज्यादा हो, ज्यादा होगा तो अतिरिक्त आप जमा कर देंगे, बाकी आपकी सैलरी है, उसको जागीर कहते हैं। तो जागीर का मामला गड़बड़ होने से मनसबदारी में दिक्कत था। अकबर के समय की नीतियों का त्याग कर देने से जो असंतोष था राज्यों में बढ़ गया था। दक्कन की समस्या एक अलग समस्या थी, मराठों की समस्या अलग समस्या थी। ले दे करके मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।